हाँ ध्यान दो। पढ़ क्या रहे हो आप लोग? हम लोग देख रहे हैं पुष्पी पादप में लैंगिक जनन में क्या पढ़ रहे हैं? मादा जनन अंग के बारे में पढ़ रहे थे और बताया गया था कि मादा जनन अंग कौन होता है? स्त्री कैसर होता है। और स्त्री कैसर किससे मिलकर बना हुआ है? आपको बताया गया था वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बनाया। अब आपको अंडाशय की संरचना भी बता दी गई थी कि अंडाशय की संरचना क्या है, और अंडाशय के अंदर बताया गया था कि क्या पाया जाता है? एक विशेष प्रकार की छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिससे हम क्या कहते हैं? जिससे हम बीजांड कहते हैं। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। बीजांड के पूरे प्रकार को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चूंकि हमें क्या है कि बीजांड के बाद से हमें आना है कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो आप जानते हो मादा युग्मक जो है गुरु बीजाणुधानी जो होता है वही आगे चलकर किस में बदल जाता है? मादा युग्मक का निर्माण करता है। अब चूंकि गुरु बीजाणुधानी होता क्या है, तो गुरु बीजाणुधानी बीजांड को ही हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। यानी इसके अंदर जो ये बीजांड है, बीजांड के अंदर क्या पाई जाती है? जो छोटी छोटी आप देख रहे हो ये छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। बीजांड द्वार के ठीक अंदर क्या पाया जाता है? खाली स्थान होता है, और खाली स्थान के अंदर कुछ छोटी छोटी क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वो छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या कर लेती हैं? उत्तक बनाती हैं, जिस उत्तक को हम क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। अब ये बताया गया था आप लोगों को इसमें कि जो ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं बेटा, इसमें से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट होती हैं। क्या होती हैं? नष्ट होती हैं। और नष्ट होती हैं, जैसे मान लो ये बीच की कोशिका है और इसके आसपास की कुछ कोशिकाएं क्या हो गई? नष्ट हो गई। जब मरती हैं तो उनसे अपना भोजन बना, उनसे अपना पोषण प्राप्त करके, यानी उनके पोषण को कौन ले लेता है? जो बीच वाली शेष कोशिका बची रहती है वो क्या कर लेता है? उनसे पोषण पा लेता है। पोषण पाकर अपने आप को क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है। तो ये बीच वाली कोशिका क्या हो गई? यानी जो आसपास, नहीं समझ में आया आपको? जैसे मान लो ये कुछ कोशिकाएं हैं, ये क्या है? कुछ कोशिकाएं हैं। इसमें से कुछ कोशिकाएं क्या हो गई? यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारी कोशिकाएं, ये एक बीच वाला कोशिका है। तो ये आसपास की कुछ कोशिकाएं, जैसे ये देख रहे हैं, कुछ कोशिकाएं क्या हो गई? मर गई। क्या हो गई? मर गई। और मरने के बाद से इनका जो पोषण था वो पूरा पोषण कौन पा लिया? ये बीच वाला पा लिया, और ये अपने आगे थ्रू क्या कर लिया? बड़ा कर लिया। और चूंकि ये कोशिकाएं क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। क्या होती हैं? द्विगुणित। तो ये कोशिका क्या है? द्विगुणित है। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या MMC कहते हैं। MMC का मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल। इसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं? शॉर्ट में जानते हैं MMC। ठीक है, तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाता है। अब इस गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इनके अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये एक कोशिका है, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये कितने में बटेगा? दो कोशिकाओं में बटेगा। तो ये दोनों क्या होंगे? अगुणित कोशिका होंगे। क्या होंगे? अगुणित। ये यहाँ पे द्विगुणित है, लेकिन जब ये इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें क्या होगा? अर्धसूत्री का मतलब क्या? आधा आधा। तो दो था तो कितने में बढ़ गया? एक। पहले एक था तो द्विगुणित था तो वो दो में बटा, फिर वो दो का फिर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो कितने में बढ़ जाएगा? चार में बढ़ जाएगा। तो यानी जब इसका क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये कितने में विभाजित हो गया? चार कोशिकाओं में विभाजित हो गया। अब ये चार कोशिकाएं करती क्या है? यहाँ ध्यान दो। अब ये चार कोशिकाएं जो है इस बीजांड के अंदर क्या होती हैं? ये आपको इस प्रकार से दिखाई देती है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये चारों है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा और ये चौथा। इसमें क्या होता है कि अब ये चारों इसके अंदर रहते हैं। इसमें से ये और ये तीनों ये क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और शेष कौन बचता है? सिर्फ ये ऊपर वाला। अब ये ऊपर क्यों बचता है बेटा? तो इसका मैंने बताया कि भाई सीधी सी बात है कि ये इसका क्या होता है? राजा होता है। जैसे एक राज्य होता है और राज्य का पूरी जिम्मेदारी किसका होता है? राजा का। जब तक राजा है तो राज्य है। राजा जैसे या तो बंदी बना लिया गया या मार दिया गया तो वो राज्य ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो आप जानते हो कि कभी लड़ाई होती है राज्यों में, तो राजा हमेशा लड़ाई में पीछे रखा जाता है। सैनिक क्या होते हैं? उसके आगे होते हैं। कि अगर वार होता है तो सारा वार कौन झेलेगा? सैनिक। मरेगा कौन? सैनिक। इस वजह से
ये राजा पीछे रहता है, और अगर पहले लड़ाई में कौन मरता है? ये लोग मरते हैं। राजा बच गया तो फिर उसका राज्य सुरक्षित है। राजा मारा गया, सैनिक अगर बचे हुए हैं तो राज्य सुरक्षित नहीं है। इसीलिए यही एक बचता है, बाकी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, आप संरचना तो जानते ही हो कि भाई बीजांड की संरचना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नाभिका किसे कहते हैं, अध्यावरण किसे कहते हैं, आप लोग सब जानते हो। अब ये जो है, जब इसमें से ये 3 नष्ट हो गए तो कौन बच गया? ये एक बच गया। अब ये एक जो बचा हुआ है, इसको क्रियाधार गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाधार गुरु बीजाणु कहते हैं। फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं? ध्यान देना यहाँ पे। अब इसमें से इस कोशिका को हम बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अब ये कोशिका बाहर निकला, ये अगुणित कोशिका था। अब इस कोशिका के जो इनमें क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। तो आप जानते हो कि कोशिका का जब विभाजन होता है तो कोशिका में सर्वप्रथम विभाजन किसका होता है? केंद्रक का होता है। किसका विभाजन होता है? केंद्रक। क्योंकि ये कोशिका जो है 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। कोशिका जो है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य होता है। जैसे ये कोशिका है, तो ये कोशिका के अंदर क्या होता है? ये पूरा जीव द्रव्य होता है, और जीव द्रव्य के साथ साथ क्या होता है? एक केंद्रक होता है। तो कभी भी कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो इसमें पहले विभाजन किसका होता है? केंद्रक का। तो हमने सबसे पहले केंद्रक का समसूत्री विभाजन करा दिया। तो एक कोशिका कितने में बट गया? इसका केंद्रक कितने भाग में बटा? 2। फिर 2 जो केंद्रक विभाजन हुआ है, बना है, उनका भी क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। तो 2 से कितने बनेंगे? 4। और फिर 4 का समसूत्री विभाजन होगा तो 4 से कितने बनेंगे? 8। आप यहाँ देख रहे हो कि ये 8 की यहाँ पे कितने बन रहा है केंद्रक? 8। अब ये 8 केंद्रक जो है, इसमें 3 ऊपर 3 नीचे और 2 क्या है? बीच में है। आगे चलकर ये जो केंद्रक है, इसमें से 2 केंद्रक, ये बीच वाला जो केंद्रक होते हैं ना, ये सड़क के एक पास आ जाते हैं। दोनों सड़क के क्या हो जाते हैं? एक पास आ जाते हैं। और फिर इस प्रकार की क्या हो जाती है? संरचना बन जाती है। ध्यान दो बेटा, बताया गया, इधर ध्यान दो, बताया गया ये क्या होते हैं कि ये जो 8 केंद्रक बनते हैं, ये 8 केंद्रक में से जो ये दोनों केंद्रक होते हैं, दोनों क्या होते हैं? सरक कर एक पास आकर चिपक जाते हैं। अब इसके बाद से इसमें होता क्या है कि अब तो हमने केंद्रक का बंटवारा कर लिया। अब केंद्रक के बाद से किसका? कोशिका संरचना के लिए जीव द्रव्य का क्या होगा? इसमें विभाजन होगा। तो जब जीव द्रव्य का विभाजन होता है तो जीव द्रव्य के विभाजन से क्या होता है बेटा? किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य के विभाजन से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब देखो, यहाँ पर जब जीव द्रव्य का विभाजन हुआ तो यहाँ पर एक कोशिका बना। ये क्या बना? एक कोशिका ये बना, एक कोशिका ये बना, एक कोशिका ये बना। लेकिन यहाँ पर जब देखोगे ना तो ये दोनों कोशिकाएं जो केंद्रक थी, ये दोनों में चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे कोशिका कितनी बन जाती है? एक बन जाती है। और इसमें से एक कोशिका ये बनती है, एक कोशिका ये बनती है। ये वाले बीच वाली जो कोशिका होती है, ये थोड़ी सी आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें कुल जो है 8 केंद्रक बन रहा है और कोशिकाओं की संख्या कितनी हो रही है? 7। तो जिसमें 8 कोशिका, 8 केंद्रक और 7 कोशिका होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पॉलीगोनम भ्रूण कोश। क्या कहा जाता है? पॉलीगोनम भ्रूण कोश। यानी क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें 7 केंद्रक और 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पॉलीगोनम भ्रूण कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक ध्यान दो, बताया गया कि ये वाली कोशिका क्या होती है? बड़ी हो जाती है, और ये दोनों कोशिका क्या होती है? छोटी होती है। जो ये बड़ी कोशिका बनती है इसको हम अंडकोश कहते हैं, और ये जो दोनों छोटी कोशिकाएं होती हैं ये इसकी सहायक कोशिका होती हैं। क्या होती हैं? सहायक कोशिका होती हैं। और इस सहायक कोशिकाओं के ऊपर कुछ अंगुलीनुमा संरचना बनता है। कैसे संरचना बनता है? अंगुलीनुमा संरचना बनता है, जिसको फिलिफॉर्म संरचना कहते हैं। किस क्या कहते हैं? फिलिफॉर्म संरचना कहते हैं। और ये जो दोनों केंद्रक चिपके हुए होते हैं, इनको हम ध्रुविक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है, ये जो कोशिकाएं बड़ी हुई हैं, इनको प्रतिमुखी कहते हैं। और इस पूरे जो ये पूरा वाला भाग बनता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं।
मेन चीज हमको क्या समझना था, इसमें जो बीच वाला जो ये क्या है, कोशिका है, ये आकार में बढ़कर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसे अंड कोशिका कहते हैं। और ये ही अंड कोशिका क्या कहलाता है, मादा पुष्प का मादा युग्मक कहलाता है। तो मादा युग्मक हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। हमने नर युग्मक भी बना लिया था। अब हमें करना क्या है कि मादा युग्मक और नर युग्मक को मिलाना है, और मादा युग्मक नर युग्मक जब मिलेंगे उसमें फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी, और फिर अपने जैसे क्या होगा, संतान का जन्म होगा। तो इसमें फर्टिलाइजेशन क्रिया करने के लिए क्या होता है कि इसमें सबसे पहले 100 परागण क्रिया कराई जाती है। क्या कराई जाती है, 100 परागण। पहले हम समझेंगे कि परागण किसे कहते हैं, परागगण किसे कहते हैं। जब आप जानते हो कि जब परागकण जो होते हैं, परागगण, इसका पहला हेडिंग क्या होगा, परागगण। परागगण किसे कहते हैं, तो आप जानते हो कि जो परागकण होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, परागकोश से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, और निकल कर वो कहाँ पहुँचते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी परागकोश से परागकण को निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाता है, परागगण कहलाता है। आज कल इसको बताया जाएगा, ठीक है।